नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द राजदेव स्टडी फाइंड। आज मैं आप लोगों के लिए सीडीपी के 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारे प्रश्नोत्तरी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। आप लोगों ने सभी ने जो बाल विकास पढ़ते हैं और नैतिक विकास का सिद्धांत तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा कोहलबर्ग का। तो उन्होंने ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी बच्चों को जब उन्होंने परीक्षण किया था। उसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पूछी भी जाती है और जो जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था, हिंज की कहानी, हिंज की दुविधा। तो उस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता तो पकड़ा जाता और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता? बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोगों ने पढ़ी होगी और ये अगर जिसने पढ़ी होगी उसके लिए तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि ऊपर उसका आंसर ही अलग ही दिख रहा है, उसमें खुद ही आंसर छिपा है। और जिसने नहीं पढ़ी होगी तो वो तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है ना। तो बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अहंकार की अवस्था, इसको साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता भी बोलते हैं। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, प्रसन्नता की अवस्था, गुड गर्ल एंड गुड बॉय, विवेक की अवस्था। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को एक बार, आंसर फिर उसके बाद में पता चलेगा कि क्या होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इनमें से। और ये कम से कम, जैसे कि नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें से एक तो क्वेश्चन हर बार आया, जो ये अभी आया था 2019 का, जो इसका सीटेट का पेपर हुआ था उसी का है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दंड एवं सॉरी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, जो नहीं देखा जिन्होंने तो थोड़ा बहुत सुन लेंगे अच्छे से, तो हो सकता है क्वेश्चन सही हो जाए। और वैसे भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार अच्छे से बता दे रहा हूँ आप लोगों को, तो वही सुन लो तो वही बहुत है। ये लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में 6 अवस्थाएं बताई थी, और 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताए थे। और तीनों स्तरों को मतलब तीन, एक स्तर में 2 अवस्थाएं बताई थी, तो 3 स्तर की 6 अवस्थाएं हो गई। ठीक है, तो इनकी जो मतलब पहला स्तर था, उस पहले स्तर को पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं। तो उसकी उसकी भी 2 अवस्था बताई, तो उसकी पहली अवस्था है ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ठीक है, अगर उस इसमें बताया था कि मतलब जब बच्चा होता है ना, ये इसमें मतलब ये जो पूर्व परंपरागत स्तर, ये 4 से लेकर 10 वर्ष तक के लिए है। पहला स्तर बताया जो उन्होंने, तो इसमें बताया था उन्होंने कि ये बच्चा है जो अपने मान लो परिवार के सदस्य है ना, उनके अनुकरण करता है। जैसे उनके परिवार मतलब जैसे जिसके पिताजी हैं किसी चीज़ से डरते हैं या किसी चीज़ से वो करते हैं कि ये हमें पसंद नहीं, ये हमें पसंद है, तो बच्चा भी वैसे ही करेगा, उनको देख देख के ही सीखेगा। ठीक है, तो ये स्तर वो है। तो इसमें 2 अवस्थाएं बताई थी, जैसे दंड एवं आज्ञा की अवस्था। ये बच्चा काम कब करता है या नहीं करता, किसी चीज़ को मना करते हैं तो कब उसको दंड देना पड़ता है या आज्ञा देनी पड़ती है, तब करता है। फिर उसके बाद जैसे दूसरी है अहंकार की अवस्था, अहंकार की अवस्था। और उसके बाद फिर दूसरा स्तर है, दूसरा स्तर इसको परंपरागत स्तर बोलते हैं। परंपरागत स्तर, इसकी एज है 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक, जो परंपरागत स्तर है। और इसकी भी दो मतलब 2 अवस्थाएं बताई थी उन्होंने। प्रसन्नता की अवस्था जैसे गुड गर्ल और गुड बॉय, और दूसरी सामाजिक के जो समाज के प्रति सम्मान की अवस्था, मतलब बच्चा चाहता है कि मुझे समाज में सम्मान मिले, वो अपनी प्रसन्नता चाहता है कि भाई हमारे सब लोग तारीफ़ करें। ठीक है, कि बेटा वाह तुम अच्छे करते हो, अच्छे हो, ये वो मतलब उसकी तारीफ़ करना। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज है, इन्होंने बताया तब ये जो पश्च उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, इसकी भी 2 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने। जो एक सामाजिक समझौते की अवस्था, अगर कोई बालक है ना, तो इसमें वो काम तभी करेगा जब कुछ बालक की कई परिस्थिति ऐसे आती है, जैसे वो इसमें किशोर अवस्था में आ जाता है, तो समझौता करता है अपने घर के बड़े बोलेंगे ऐसा करना है, तो वो मन नहीं होता उसका, तो तब भी वो करता है, तो समझौता करता है। और उसके बाद विवेक की अवस्था, इस अवस्था में बालक ऐसा है ना, स्वयं निर्णय नहीं सीख जाता है, स्वयं अपने विवेक से सीखता है। जो कुछ करता है स्वयं उसके बारे में सोचा कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये कोहलबर्ग की मतलब जो उसको शॉर्ट में मैंने समझा दिया, आप थोड़ा सा देख लीजिए बुक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन है जो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। सबसे पहले क्या किसके संपर्क में बच्चा आता है? मीडिया के संपर्क में आता है, परिवार के, विद्यालय के, कि सरकार के? बताना है किस किस के संपर्क में आ जाता है। आप लोग इनमें से पहले गलत निकालना सीखो, उसके बाद सही आंसर आप लोगों को वैसे ही आ जाएगा। देखो, सरकार, छोटे बच्चे को सरकार से तो कोई मतलब नहीं है कि क्या सरकार है, क्या कौन है, किसकी पार्टी है, किससे क्या। विद्यालय, छोटा बच्चा है जो प्राथमिक का, उसको विद्यालय से भी वो ज़्यादा वो नहीं होता, सबसे पहले तो वो परिवार से ही आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तो मैं आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन खालिस्तान अभिविन्यास प्रारूप को खालिस्तान अवस्था दर्शाता है। बताना है। क्वेश्चन दिखने में बहुत ही कठिन है क्योंकि बड़ा है और बिल्कुल सरल है। जितने बड़े आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो दिखने में बड़े होते हैं और इनके आंसर बिल्कुल सभी लोगों को समझ में आते हैं, अलग ही समझ में आता है। उसको बस पढ़ लो एक बार अच्छे से तो आ जाता है। चलो बताना इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद में मैं कोहलबर्ग को थोड़ा सा समझा दिया है तो आप लोगों को तो वैसे ही पता होगा। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आदान प्रदान। ठीक है, क्योंकि आदान प्रदान होगा ये और परंपरागत स्तर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है आप लोगों को। विकास की गति बालक और बालिका में एक समान होती है। सत्य बताना है क्या होती है। बालक और बालिका की विकास की गति एक समान होती है क्या? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। बताना है सही क्या है। सत्य कथन बताना है आप लोगों को, तो बताइए आंसर। विकास की गति बालक और बालिका में एक समान होती है, ऐसा है क्या? नहीं है, गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये सही बात है। कैसा होता है विकास? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, सी टेट में भी, अभी एमपी टेट में वर्ग 2 में भी आया हुआ था। ठीक है, विकास केवल आनुवंशिकी का परिणाम नहीं है क्योंकि विकास आनुवंशिकी और वातावरण का परिणाम होता है। और विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, ये गलत लिखा है। विकास क्योंकि सतत प्रक्रिया है, विकास कंटिन्यू चलता है। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन पे। किशोर के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। कौन सा कथन असत्य है? मांसपेशीय ताकत में वृद्धि कैसा होता है किशोर के साथ, तो उसमें असत्य कथन बताना है। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता क्या किशोर में? लैंगिक लक्षण का विकास, लैंगिक जो लक्षण है ना उनमें, उनका विकास होता है। और उसके बाद है शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि। बताना है सही आंसर क्या होगा। सही गलत आंसर बताना है इसमें। सही है ये, मतलब 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे ज़्यादा परिवर्तन ही होती है किशोर अवस्था। ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन की अवस्था भी बोला है इसी को। ठीक है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। बाकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है, सभी को पता है। उसके बाद और लैंगिक लक्षणों में वैसे भी, जैसे कि लड़का है तो पुरुषत्व को और लड़की है तो मातृत्व को प्राप्त कर लेती है किशोर अवस्था में, तो वो भी परिवर्तन है। और शारीरिक क्रियाओं योग्यता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये सभी को पता होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं थी होता है। ठीक है, ये गलत है, गलत कथन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते रहते हैं और अपने आप से ही प्यार करते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने किशोर अवस्था की इस विशेषता को क्या कहा है? बताना है आप लोगों को। पीटीआई में पूछा गया था 2019 में। हीरो नायक की पूजा, आत्ममोह, उसके बाद में समूह प्रवृत्ति या लैंगिक प्रेरणा। बताना सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आत्ममोह। इसको कहा है सिगमंड फ्राइड ने आत्ममोह, मतलब किशोर है ना अपने आप से ही प्यार करते हैं। ठीक है, और बाकी ये होते सब हैं, लेकिन इसमें जो पूछा गया है कि ये क्वेश्चन है
क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब दर्पण के अपने आप मतलब अपने चेहरे को निरंतर देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या पूछा गया था, तो उसको उसका सही आंसर होगा आत्ममोह, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती। ग्रंथियां दी हुई हैं, तो आप लोगों को बताना है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करती। पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि, बताना है इसको क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पीनियल ग्रंथि। और बाकी ये सब व्यक्तित्व को होती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को और भी सेल टर्टिका बोलते हैं, और पीयूष ग्रंथि ये है, तो ये मस्तिष्क में रहती है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। मतलब ये अधिक सक्रिय होने पर क्या होता है ना, बच्चा लंबा हो जाता है, और कम सक्रिय होने पर बच्चा बौना रहता है। सभी लोगों को पता होगा। ये मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई। उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि, ये संवेगों को नियंत्रण करती है, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या है, संवेगों को नियंत्रण करना। थायराइड ग्रंथि, ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये मतलब जीवा के मूल भाग के श्वास नलिका के सामने होती है, बीचों बीच में। ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स को शोधित करती है। बाकी पीनियल ग्रंथि ये कुछ नहीं, बस सोने उठने के लिए होती है, और ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व में कोई महत्व नहीं रखती, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। सबसे प्रभावी जनसंपर्क कौन सा होगा। क्या अभिभावक एवं अध्यापक की सभा लगनी चाहिए, मतलब तो वो सही है, या गतिविधि प्रदर्शन खेल प्रतियोगिता करवानी चाहिए, या दूरदर्शन से कार्यक्रम दिखवाना चाहिए कि बेटा कार्यक्रम देखो, तो उससे शारीरिक शिक्षा में विकास हो जाएगा। कौन सा संपर्क करना सबसे अच्छा होगा। सभी लोगों को पता होगा, जिसमें बच्चे सक्रिय रहें वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो खेल प्रतियोगिता ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें क्या है ना, जिसको मतलब सिखाना चाहते जो चीज़, और वो सक्रिय रहेगा। जैसे खेल प्रतियोगिता में बच्चे शामिल रहेंगे ना, तो वो ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाकी ये सब कोई नहीं होंगे मतलब ये। चलिए आगे देखेंगे। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर तुम परीक्षा ले रहे हो, तो उसमें तुम्हारा ध्यान किस किस मकसद से ले रहा है, तुम्हारा मकसद क्या है। सीखने की स्थिति में सुधार करना होना चाहिए, या उपकरणों का प्रबंधन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, या रिकॉर्ड को रख रखाव के लिए। बस कुछ नहीं है, रिकॉर्ड में रख रखाव रखा रहना चाहिए कि ये बच्चा कौन कैसा था, इसके लिए कर रहे हो। उसकी आंसर बताना इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्थिति सीखने की स्थिति में सुधार के लिए। बाकी ये सब नेगेटिव ही हैं। चलें आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है। बताना आप लोगों को, वृद्धि है ना, तो किस काल में सबसे अधिक होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। होती सब में, ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था में नहीं होती, शैशवावस्था में नहीं होती है, किशोरावस्था में नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है, सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होती है, बताना आप लोगों को। इसका सही आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था, ठीक है। इसी में बच्चा बहुत स्पीड से बढ़ता है, वृद्धि करता है, ठीक है। वृद्धि के बारे में पूछा जा रहा है। बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि क्या है ना, ये तो निरंतर चलती रहती है, वृद्धि एवं विकास तो निरंतर चलते रहते, लेकिन सबसे अधिक कब होता है, जैसे वृद्धि तो शैशवावस्था में होती है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज सॉरी ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज नामक घटना का वर्णन किसने किया। एम्पीटेट में पूछा गया था, बताना है आपको किसने किया है। एरिक्सन, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड या वाइगोत्स्की, बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मतलब 2019 में हुआ था, उसी में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जीन पियाजे। बाकी ये जैसे कि एरिक्सन, इनकी पुस्तक का नाम पता ही होगा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई थी। वाइगोत्स्की, वो इनने क्या बोले थे, वाइगोत्स्की ने वो जेट फीडी के बारे में बताया था, है ना, कि बच्चा नज़दीक की चीज़ों को जल्दी सीख लेता है। आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक विकास शब्द किसे सूचित करता है, दर, सीमा, दिशा या विशिष्ट गुण। सभी को पता होगा, तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विशिष्ट गुण को, ठीक है। आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या
है, बताना है आप लोगों को कि जो समस्या निवारण बालक में उनको सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा। जिनको विद्यालय में समस्या जाती है, गणित समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन समस्याओं के उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका भी अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। उन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए जो वे अपने दैनिक जीवन में समस्या का सामना करते हों, या उन उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना चाहिए। जो उनकी समस्या है तो उसके बारे में सहपाठियों से बात करो उनके, और जो उनके शिक्षक उनसे बात करनी चाहिए। फिर या जो सॉरी आगे आगे का जो ऑप्शन है कौन सा, 4, हाँ, सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आपस में समुदाय के साथ व्यक्त रखना चाहिए। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उन्हीं समस्या को लेना जो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, ठीक है, जिनका वो सामना करते हैं। आगे चलेंगे। बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। बताना है आप लोगों को कि बच्चा किस उम्र का होता है, मतलब उसकी उम्र कितनी हो जाए तो वो अपनी समझ दिखाना शुरू कर देता है। जन्म से ही, क्या जन्म से ही बच्चे समझ दिखाना शुरू कर देते हैं, 3 माह से, 6 माह से, या 9 माह से। बताना है सही आंसर इसका। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 महीने। जैसे जन्म से तो कोई नहीं दिखाता, 3 महीने में बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, और 6 महीने में जो पूछा गया है भाषा की समझ दिखाने लगता है, और 9 महीने में तो वैसे जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक है तो 9-10 महीने में पहला शब्द बोलने लग जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है। पहला चरण बताना है कौन सा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर है, उत्तर परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर है, या पाश्च परंपरागत नैतिक स्तर है। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। अभी बताया था सबसे पहले उनके मतलब तीनों स्तर और 6 अवस्थाओं के बारे में मैंने अभी सबसे पहले ऊपर ही बताया था, अगर ठीक से सुना होगा तो आंसर सबको, वैसे सभी को पता होगा, इतना जो कोहलबर्ग है इतने टफ ही नहीं है। इसका सही आंसर होगा जो सबसे पहला चरण पूछा है, तो पहला चरण होगा ऑप्शन नंबर 1, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर की 2 अवस्थाएं जो बता ही चुका हूँ मैं, जैसे कि पहली दंड की आज्ञा और दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। फिर उसके बाद में दूसरा है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर की भी, उसमें भी दो दो बताई, जैसे प्रशंसा की अवस्था और उसके सामाजिक समझौते की अवस्था। फिर नहीं सॉरी सामाजिक वो सॉरी समाज में व्यवस्था के प्रति अपने वो कर्तव्य निभाता है कि मुझे समाज में अच्छा काम करूं तो मेरी सब तारीफ करेंगे कि तुम्हारा लड़का या तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है, अच्छा काम करती है। प्रसन्नता अपनी पाने के लिए करता है समाज में। और उसके बाद में फिर लास्ट है पश्च परंपरागत नैतिक स्तर। इसमें भी दो ही है। इसमें क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था ये, और उसके बाद विवेक की अवस्था। ठीक है, तो इसका पहला चरण पूछा गया था तो पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। आगे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट ही है। फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है। बताना है कि फ्राइड ने मन की संरचना के लिए किसका सिद्धांत का वर्णन किया है। उसमें क्या नाम दिए, चेतना, लिबिडो, स्कीमा और जेड-पीडी। बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चेतना। फ्राइड ने मन की संरचना के लिए चेतना चेतना सिद्धांत का वर्णन किया है। ठीक है, मन की संरचना चेतना, और उसके बाद जैसे लिबिडो फ्राइड ने ही बताया, इसमें 5 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने, स्कीमा जीन प्याजे का, और जेड-पीडी उन्होंने बताया है। इसके 2 स्तर बताया जेड-पीडी, मतलब जेड-पीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ एक्समल डेवलपमेंट। इसके उन्होंने कितने 2 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।